2012 में बीजेपी नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने एक शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को एक दूसरी कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए गलत तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। स्वामी का दावा है कि यह पूरा मामला धोखाधड़ी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स विभाग अभी वाईआईएल और एजेएल के बीच हुए लेन देन, शेयर होल्डिंग्स और पूरे प्रोसेस की जांच कर रही है। इसी मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए पिछले 15 सालों में कई बार बुलाया गया है। लगभग हर साल राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया ही जाता है। आज का टाइमलाइन नेशनल हेराल्ड केस पर। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या। तो नेशनल हेराल्ड एक अखबार है जिसे 1938 में जवाहरलाल नेहरू और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर शुरू किया। अखबार शुरू करने का मकसद कांग्रेस और लिबरल विचारों की आवाज बनना था और लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाना था। एजेएल इस अखबार को छापती थी और इसके 2 और अखबार थे, कौमी आवाज उर्दू में और नवजीवन हिंदी में। अखबार की इंडस्ट्री लगातार घाटे में जा रही थी। ऐसा ही कुछ नेशनल हेराल्ड के साथ भी हुआ और 2008 में कंपनी 90 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूब जाती है, जिसके बाद एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने अपने अखबार बंद कर दिए। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ये है क्या, एजेएल जिसे हम कह रहे हैं। तो 1937 में नेहरू और करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर एजेएल कंपनी बनाई थी। चूंकि नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह नेहरू के विरासत के तौर पे देखा जाने लगता है। लेकिन यह कंपनी किसी एक की नहीं थी, यह स्वतंत्रता सेनानियों का एक सामूहिक उपक्रम था। यही नहीं, 2010 में एजेएल के लगभग 1057 शेयर होल्डर्स भी थे। जब कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी तो 2011 में इसके शेयर ट्रांसफर होकर यंग इंडिया के पास चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि यंग इंडियन लिमिटेड क्या है और इस पर मालिकाना हक किसका है, जिसके बाद ये केस ईडी इनकम टैक्स के घेरे में आ गई और यहीं से राहुल गांधी सोनिया गांधी घिरते चले गए। तो 2010 में एजेएल को बंद कर नई कंपनी वाईआईएल का गठन किया गया और इसके डायरेक्टर बने राहुल गांधी। कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 76% का शेयर था, यानी 38% दोनों माँ बेटे के नाम। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस दोनों ही कांग्रेस के नेता हैं। इस नई कंपनी में 24% के शेयर होल्डर थे। अब एजेएल के सारे शेयर होल्डर्स रातों रात बेईमानी हो गए। वाईआईएल ने दावा किया कि कंपनी किसी भी तरह का कोई कॉमर्शियल ऑपरेशन नहीं करती है। जब आनन फानन में एजेएल से वाईआईएल कंपनी बनाई गई तो शेयर होल्डर्स को विश्वास में नहीं लिया गया। राहुल और सोनिया गांधी पर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की नजर टेढ़ी हुई, क्योंकि एजेएल के कुछ शेयर होल्डर्स वाईआईएल के खिलाफ खड़े हो गए और आरोप लगाया कि वाईआईएल के कब्जे के दौरान उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। साथ ही उनके पिता के शेयर बिना इजाजत के ट्रांसफर कर दिए गए। इन शेयर होल्डर्स को सोनिया और राहुल गांधी हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि ये कानून के ज्ञानी तो थे ही, साथ ही कानून की दुनिया में बड़ा नाम भी थे, जिसमें प्रमुख नाम है शांति भूषण, जिनको आप जानते ही हैं, और जस्टिस मार्कंड काटजू। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केस सुब्रमण्यम स्वामी ने क्यों फाइल किया और केस फाइल करते हुए बीजेपी नेता ने क्या कहा। स्वामी ने केस दायर करते हुए 3 बड़े दावे किए, जिसमें पहला था वाईआईएल ने नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सिर्फ 50 लाख रुपए में हथिया ली। दूसरा दावा था कि कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ से अधिक का लोन दिया था। वह गलत था और अवैध था, क्योंकि यह पैसा पार्टी फंड से दिया गया था, कांग्रेस ने नहीं दिया था। यही नहीं, एजेएल जो अभी तक सामूहिक उपक्रम थी, जो आवाज बनने के लिए शुरू हुई थी, उसका उद्देश्य कंपनी बदलते ही बदल चुका था। क्योंकि तीसरा और सबसे बड़ा आरोप और दावा था कि वाईआईएल का उद्देश्य चैरिटी नहीं बल्कि फायदे कमाना था। 12 का केस 14 में भाजपा सरकार आते ही पूरी तरह से खुल गया और ईडी ने इसकी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू कर दी। कांग्रेस कहती रही कि वाईआईएल पूरी तरह से चैरिटी के उद्देश्य से बनी कंपनी है, इसमें सब कुछ कानूनी और पारदर्शी है। यह मामला सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई से किया गया है। पूरे लेन देन का कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन था
लेकिन शांति भूषण और काटजू ने जो सवाल किए उस पर कांग्रेस का कोई जवाब नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि अब तक पूरे मामले में क्या क्या होता रहा है। तो ये पूरा मामला शुरू होता है 2012 से, जो कि मैंने बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी ने हाई कोर्ट में इसकी शिकायत की। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया जाता है। यहीं से केस की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। 2014 इनकम टैक्स विभाग ने इस डील की जांच शुरू की। आईटी ने कहा कि यंग इंडियन जो ये चैरिटेबल कंपनी है वो चैरिटेबल एक्चुअली है नहीं और राहुल सोनिया को इस ट्रांजैक्शन से फायदा हो रहा है। इसी साल स्वामी की याचिका पर ट्रायल कोर्ट ने इसकी सुनवाई लगातार शुरू कर देती है। 2015 में कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस जो कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे और सुमन दुबे को समन जारी किया। यह केस पहली बार राष्ट्रीय नेशनल मुद्दा बन जाता है और खूब इस पर चर्चा शुरू हो जाती है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई को फास्ट ट्रैक पे ले जाने की बात कही। सोनिया और राहुल गांधी को 19 दिसंबर 2015 को जमानत पे मिल जाती है। 2016-17 में सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए और उन्हें जमानत दे दी गई। कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से राजनीतिक कार्रवाई, जो कि वो बार बार कहती है, बताया और एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निजी पेशी से राहत दे दी, लेकिन केस खत्म करने से मना कर दिया। 2018 ने आईटी की रिपोर्ट और स्वामी की शिकायत के आधार पर पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग का तहत केस दर्ज कर लिया। 2018 में ही केंद्र सरकार ने हेराल्ड हाउस की लीज को भी खत्म कर दिया। एजेएल को खाली करने का आदेश दे दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एजेएल को की बेदखली पर रोक लगा दी अगले आदेश तक। 2020 एजेएल के कामकाज संभालने वाले कांग्रेस नेता पवन बंसल से भी पूछताछ की गई। ईडी ने कांग्रेस फंडिंग और एजेएल द्वारा खरीदी गई रियल एस्टेट संपत्तियों के लिंक की जांच शुरू कर दी। जून 2022 आता है और राहुल गांधी को कई राउंड पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और 5 दिनों तक उनसे लगातार 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ की जाती है और कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जुलाई 2022 में सोनिया गांधी भी 3 दौर के लिए पूछताछ के लिए पहुंचती हैं। एजेएल बोर्ड के सदस्य रहे मल्लिकार्जुन खड़गे भी ईडी के सामने पेश होते हैं। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में एजेएल की संपत्तियां जांच के घेरे में आई। 2023 ईडी ने लगभग 750 करोड़ रुपए की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दी। दिल्ली और मुंबई में एजेएल और यंग इंडियन के दफ्तरों पर बड़ी कार्रवाई होती है और उसकी जांच की जाती है। कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन करता है कांग्रेस और आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को बार बार निशाना बना रही है। 2024 साल की शुरुआत में ही ईडी ने फिर से पूछताछ नए तौर तरीके से शुरू कर देती है। एजेएल के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों से पूछताछ होती है। ईडी ने पीएमएलए के शिकायत दाखिल की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस ने कोर्ट में जवाब फिर से देती है कि लेन देन पारदर्शी है और कानूनी था और एक भी रुपया व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। 30 नवंबर 2025 पिछले दिनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ कई दूसरे प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और यह ईडी की शिकायत पर किया गया है और जो हाई प्रोफाइल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। आरोप है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपने पद का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत लाभ उठाया और एफआईआर में शामिल प्रमुख नाम और आरोप आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने 3 अक्टूबर को यह पूरा मामला गांधी परिवार और 7 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, जिसको कि आपराधिक साजिश, 403 बेईमानी से संपत्ति का गबन, 406 आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा और 420 धोखाधड़ी के तहत आरोप लगाए हैं। आज का टाइमलाइन बस इतना ही और दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।